हे कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और नाइट फाइल्स पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या कोई मरा हुआ इंसान किसी अपने के पास जाकर अपनी दर्दनाक कहानी की आप बीती बता सकता है? और क्या कोई अदालत इस तरह की गवाही को मान सकती है? आपको ये सब बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन साल 1897 में अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया स्टेट के इलाके में ग्रीन ब्रायर काउंटी में एक ऐसी घटना घटी जिसका जिक्र वहाँ के शमशान के पास लगे हुए बोर्ड में भी मिलता है। क्या थी ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। अमेरिका के ग्रीन ब्रायर काउंटी में मिस्टर जेम्स की ब्लैक स्मिथ की शॉप थी। उनकी शॉप पर काम करने के लिए रू माउंटेन्स वेस्ट वर्जीनिया से 37 साल का एक हैंडसम नौजवान लड़का आया था जिसका नाम इरेस्मस ट्राउट शू था। कहा जाता है कि ट्राउट शू बड़ा और पावरफुल व्यक्ति था। उसके काले घने बाल थे, नीली आंखें थी। वो बहुत ही चार्मिंग और हैंडसम नौजवान शख्स था। इसी शहर में मैरी जे हीस्टर अपनी इकलौती बेटी जोना के साथ रहा करती थी। 23 साल की जोना बहुत ही यंगर और बहुत ब्यूटीफुल थी। वो शहर में छोटा मोटा सप्लाई का काम किया करती थी और वहीं उसकी मुलाकात ट्राउट शू से हो जाती है। पहली ही नजर में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब जोना की माँ मैरी शू से पहली बार मिलती हैं, तो वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो अपनी बेटी जोना को शू से दूर रहने के लिए कहता है। पर 20 अक्टूबर 1896 के दिन जोना घर से भागकर शू से शादी कर लेती है और उसके साथ रहने भी लगती है। शादी के बाद दोनों शहर के बाहर एक शानदार डबल स्टोरी ड्रीम होम में रहने लगते हैं। दोनों की मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी, पर 2 महीनों के बाद ही जोना बीमार पड़ जाती है, जिसके बाद उनके फैमिली डॉक्टर्स जेएम नेथ जोना का इलाज करते हैं और इलाज के कुछ हफ्तों बाद ही जोना ठीक भी होने लगती है और उसके बाद जोना ठीक भी हो चुकी थी। ऐसे ही टाइम बीतता रहा। 1896 में जोना प्रेग्नेंट हो चुकी थी। करीब यहाँ 7 महीने की वो प्रेग्नेंट थी और एक दिन वो ऐसे ही सीढ़ी से घर में उतर रही थी और उसका पैर फिसल गया और फौरन उसका पति उसके पास भागकर आया। उसे तुरंत वहाँ डॉक्टरों को बुलाया गया और डॉक्टर्स ने जब उसे उसकी नर्व्स टटोल कर देखी तब उन्होंने कहा कि ये जिंदा नहीं है, इसकी मौत हो चुकी है। फिर उसका पति बहुत दहाड़े मार मार कर रोने लगा और अपने पति को लगातार गले लगा रहा था और फूट फूट कर रोए जा रहा था। तब तक ये बात आस पड़ोस में फैल चुकी थी और ये बात उसके परिवार वालों तक भी पहुंच चुकी थी। और जिस तरीके से ये आसपास से रो रहा था और लोगों को लगा कि अभी इनकी हाल ही में शादी हुई थी, 7 महीने का इनके पेट में बच्चा था, ये बाप बनने वाला था और देखो ऊपर वाले ने इनके ऊपर कितना बड़ा जुल्म कर दिया है। अब बहुत सारे लोग आए अफसोस करने के लिए, लेकिन जो भी लोग यहाँ पर आते, शू अपनी बीवी जोना से हटता ही नहीं। वो रो रो कर गले लगा लगा कर उसे लगातार बस रो ही रहा था। फिर ये हुआ कि अब इसे दफनाना है, इसका अंतिम संस्कार करना है, लेकिन उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और उसके बाद अगला दिन आया 24 जनवरी 1897 की। उसी दिन पास ही के कब्रिस्तान में जोना को दफना दिया गया। कब्रिस्तान में दफनाने से पहले तक लगातार शू रोए जा रहा था और यहाँ तक कि ताबूत में जब बॉडी को रखा जा रहा था, ताबूत में बॉडी थी, तब भी वो उसे गले लगा लगा कर रोए जा रहा था। इस दौरान पता नहीं कितने लोग वहाँ पर आए। जोना की आखिरी बार वो लोग उसे देखना चाहते थे और जोना की शक्ल देखते और उसकी बॉडी से आसपास हट जाते, लेकिन उसका पति हटने का नाम ही नहीं ले रहा था और लोग भी उससे बहुत भावुक हो चुके थे कि कैसे इनके साथ ये सब कुछ हो चुका है। और ऐसे ही थोड़ी देर बाद जोना को दफना दिया गया। टाइम ऐसे बीता और यहाँ शू का जख्म धीरे धीरे भर रहा था। लेकिन अब क्या, अब यहाँ पर फरवरी 1897 आ चुका था। करीब जब ऐसे महीना बीत चुका था तो एक दिन जोना की माँ अपने घर पर थी। रात का टाइम था, वो बेड पर सोने के लिए गई। जोना की माँ का नाम है मैरी। मैरी जब सोने के लिए बेड पर गई तब उसे लगा कि इसके कमरे में कोई है। उसने जब अचानक अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक साया सा था और वो साया बार बार
माँ माँ चिल्ला रहा था। वो एकदम मैरी बहुत घबरा चुकी थी। उसने आसपास देखा, वो दूसरे कमरे में गई, वहाँ कोई नहीं था और आराम से वो सो चुकी थी। अगले दिन फिर रात को वो सोने की तैयारी कर रही थी, तब उसे दोबारा लगा कि कमरे में कोई तो है। मैरी उठी, फिर कमरे के चारों तरफ देखने लगी। वो थोड़ी घबराई भी थी, डर भी चुकी थी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अगले दिन उसने अपने रिश्तेदारों को ये बात बताई। लोगों कहा कि ये तुम्हारा वहम है, अभी तुम्हारी बेटी की थोड़ा टाइम पहले मौत हुई है, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे जहन में वही सारी बातें चल रही होंगी, इसीलिए तुम्हें ऐसी ऐसी तुम बातें सोच रही हो। और ऐसे ही नेक्स्ट डे एक और दिन आया, रात हुई। रात को फिर वो बेड पर सोने के लिए जा रही थी, फिर एकदम से उसके कमरे में आवाज आई। आवाज यही, माँ माँ मैं हूँ। अब मैरी बहुत घबरा चुकी थी, तो फिर उस साय ने फिर कहा कि माँ मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ, मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। तो फिर मैरी ने डरते हुए घबराते हुए कहा कि बेटी क्या हुआ? तो उसने कहा कि मेरे कातिल को आप सजा दिलवाओ, मैं मरी हूँ लेकिन सीढ़ियों से गिरकर नहीं मरी हूँ, मेरा मर्डर हुआ है। अब मैरी ये सुनकर घबरा चुकी थी। अब यहाँ मैरी उससे कुछ और पूछती, कुछ और बातें होती, इतनी देर में साया गायब हो चुका था। उसने अगले दिन सबको अपने घर में फिर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दिमाग लगातार स्ट्रेस भरता जा रहा है तुम्हारे दिमाग में, तुम थोड़ा सा बाहर जाओ, घूम कर आओ। उसने कहा नहीं, मेरा यकीन है कि वहाँ मेरे सामने रात को मेरी बेटी ही खड़ी थी, मैं पागल नहीं हूँ। एक बेटी ने यहाँ अपनी माँ को अपने कातिल के बारे में बता दिया था, जबकि बेटी मर चुकी थी। नेक्स्ट डे फिर हुआ, फिर वो साया आया, फिर बात हुई। ऐसे करते करते एक हफ्ता 10 दिन गुजर चुके थे। एक दिन फिर मैरी अपने कमरे में थी, हर रोज की तरह ही उसके सामने साया आया। अब वो इस चीज की आदी हो चुकी थी, उसे लग रहा था कि ये सच में मेरी बेटी है, अगर वो मरी है या फिर उसका मर्डर हुआ है तो इसके बारे में सच्चाई बाहर लाना बहुत जरूरी है। तो उसे लगा कि उसकी बेटी अब कुछ कहना चाहती है। एक दिन फिर ऐसे ही बेड पर मैरी आराम से लेटी हुई थी, सामने उसके साया आया। तो उसने फिर पूछा मैरी ने कि बताओ क्या हुआ था? तो उसने कहा कि मैं सीढ़ियों से नहीं गिरी थी, मेरा मर्डर हुआ है और आप मेरे कातिल को सजा दिलवाएंगी। तो मैरी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे पूरी बात डिटेल में बताओ। उसने ये कहा आपको अगर सबूत चाहिए तो मैं अभी आपको एक सबूत दे सकती हूँ। तो माँ ने कहा 2 सबूत। उसने कहा मेरे गले पर एक निशान है और उस निशान से आपको पता चल जाएगा कि मैं सीढ़ियों से नहीं गिरी हूँ, बल्कि मेरा गला घोटकर मारा गया है। और उसके सारे निशान मैं आपको दिखाती हूँ। और जैसे ही मैरी खड़ी हुई, आप लोग भी फिल्मों में ऐसी बहुत चीजें देखते होंगे, वो सीधी खड़ी हुई और गर्दन उसकी 60 डिग्री पूरी घूम चुकी थी और अचानक उसका चेहरा दिखाई दिया। और माँ ने जब उसकी गर्दन देखी तो गर्दन पे तो उसके बहुत सारे निशान मौजूद थे। उसने पूछा कि ये क्या हुआ? तो उसने कहा कि मेरा गला घोटकर मुझे मारा गया है, मेरी गर्दन की गले की हड्डी टूट चुकी थी, जिस वजह से मैं सांस नहीं ले पाई और मेरी मौत हो गई। उसने कहा कौन है तुम्हारा कातिल, बताओ। तो यहाँ जोना ने ये कहा कि मेरा कातिल माँ कोई और नहीं बल्कि मेरा हस्बैंड, मेरा पति शू है। तो उसकी माँ मैरी ने कहा कि क्यों, तुम्हें क्यों मारा उसने? और उसने कहा कि अक्सर हमारा झगड़ा हुआ करता था और उसे ये पता चला कि मैंने शू से शादी करने से पहले शू की 2 और शादियां थी, और जब इसकी सच्चाई पता चली तो मैं सबूत इकट्ठा करने लगी और इसी बात को लेकर हमारे बीच बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे थे। और उस रात भी वो घर पर आया, मैंने इस चीज का जिक्र किया और उसने गुस्से में मेरा गला दबाना शुरू कर दिया और गला इतनी जोर से दबाया कि फिर मुझे कुछ याद नहीं, फिर मैं नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। माँ ने कहा ये तो तुमने मुझे कहा है, अब इसको हकीकत कौन मानेगा? जोना ने फिर कहा कि माँ अच्छा ठीक है, जब मैं मरी थी आप घर पे तो आए थे। तो माँ ने कहा कि मैं घर पर आई थी। तो जोना ने फिर कहा कि आपने कुछ नोटिस किया? तो मैरी ने कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया, तुम्हें देखने के बाद मैं तो होश में ही नहीं थी। जोना ने फिर कहा कि माँ आपने तो मुझे बचपन से पाला है, मुझे बचपन से देखा है, मेरी परवरिश की है, कभी आपने मुझे नेक गाउन पहनते हुए देखा है? एक ऐसा गाउन जो कि गले को छुपा ले, वो तो हमेशा सीवलेस टाइप गाउन पहना करती थी। मैंने अपनी बचपन से लेके जवानी तक कभी भी नेक गाउन पहना ही नहीं। जब मेरी डेड बॉडी आपने देखी थी तो आपको याद है कि मैंने कपड़े कौन से पहन रखे थे? माँ ध्यान देती है, फिर अचानक से उसे याद आता है कि ये चीज तो हाँ उस टाइम पर मुझे भी अटपटी लगी थी, और वो इसीलिए याद थी कि जब तुम सीढ़ियों से गिरी थी तो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, गाउन बहुत लंबा था, तो मैं यही सोच रही थी कि गाउन में तुम्हारा पैर फंस गया होगा और तुम नीचे गिरकर मर गई होंगी, और तुम्हारे पति ने भी हमें यही बताया था। तो उसने कहा कि माँ आपको उस टाइम पर ध्यान देना चाहिए था, जो बचपन से चीज मैंने कभी नहीं करी, जो मैंने कपड़े कभी नहीं पहने, मुझे पसंद ही नहीं थे, वो मैं उस दिन ये गाउन क्यों पहनती? तो उसकी माँ ने कहा कि इस गाउन से क्या लेना देना? उसने कहा कि इस नेक तक का गाउन मुझे इसीलिए उसने पहनाया था कि मेरे गले पर जो निशान थे चोट के वो कोई देख ना पाए, उसे उस गाउन से ही ढक दिया गया था। फिर जोना ने कहा
मैं आपसे 2-3 बातें और पूछती हूँ, आप मुझे वो भी बताओ, शायद आप लोगों को कुछ अजीब लगा हो। जब मेरी मौत हुई आप लोग भी आए थे, बहुत लोग आए थे, किसी को भी मेरी लाश के करीब आसपास में आने दिया? ये बात माँ को बहुत अच्छे से याद थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पति तुम्हें गले लगा लगा कर लगातार पूरे दिन चिपटा हुआ था, रोए जा रहा था, तो कोई भी तुम्हारी बॉडी के पास आता तो वो हर किसी को तुम्हारी बॉडी से दूर कर रहा था। उसने कहा आपने ऐसा सोचा क्यों? एक शख्स जो लगातार रो रहा है, बाकी लोग भी हैं, वो रो नहीं रहा था, वो बल्कि मेरी लाश से लिपटकर, ये नहीं था कि उसे मुझसे मोहब्बत है, बल्कि वो सिर्फ अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ये सब कर रहा था। उसे पता था कि अगर मेरी डेड बॉडी के आसपास अगर कोई और आया उसके अलावा, तो उसके गले का निशान उन्हें दिखाई दे जाएगा, और जैसे ही गले का जख्म दिखाई देगा तो फिर सच्चाई सामने आ जाएगी। अब माँ ने ये भी कहा कि हाँ, ये तो लगातार तुम्हारी डेड बॉडी के आसपास किसी को वो आने ही नहीं दे रहा था। तो यहाँ फिर मैरी ने कहा बेटा, डॉक्टर ने तुम्हारे डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया था, उसने कहा ये तुम्हारी जो मौत हुई है ये एक्सीडेंटल तरीके से हुई है। तो जोना ने फिर कहा कि आप एक बार उस डॉक्टर के पास जाकर उससे बात करो, किसी वकील के थ्रू जाकर बात करो। डॉक्टर का नाम था नैप, डॉक्टर नैप। जोना ने कहा कि आप सिर्फ डॉक्टर से इतना पूछना कि क्या उसने मेरी डेड बॉडी का एग्जामिनेशन किया था, क्या उसने मेरी डेड बॉडी की अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की थी कि इसकी डेथ कैसे हुई, आप ये पता करो, और जो भी चीज बताई उस पर सोचना, मेरे कातिल को सजा जरूर दिलवाना, नहीं तो मैं चैन से न मर पाऊंगी न जी पाऊंगी। अब ये जब डिटेल में बात हुई तो मैरी घबरा चुकी थी, उसे अब एक एक चीज याद आने लगी। इसके बाद वो नेक्स्ट डे एक वकील के पास पहुंची। एक लोकल वकील था जो वहीं पर ही रहा करता था, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, और उसने उस वकील को सारी बात बताई। वकील ने कहा कि मैरी तुम ये क्या बोल रही हो, एक भूत आता है और तुम्हें बताता है कि मेरे गले पर जख्म है, मुझे ऐसे मारा, मेरा एक्सीडेंटली नहीं, मेरा मर्डर किया गया है, मेरा नेक गाउन था, और मेरी डेड बॉडी को किसी से लिपटने नहीं दिया कि उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। अदालत छोड़ो, मैं भी तुम पर यकीन नहीं कर पा रहा, मैं तो इन चीजों को मानता ही नहीं हूँ। करीब 6-8 घंटे तक मैरी उस प्रोसिक्यूटर के पास बैठी रही और उससे कंफर्म करती रही कि आप देखो मैं पागल हूँ, आपको मैं पागल लग रही हूँ क्या, मैं मेरी बेटी की मौत के सदमे में हूँ, मैं ऐसी वैसी बातें कर रही हूँ, आप पूछो, आप किसी से पूछ लो, मैं बहुत नॉर्मल हूँ। और जब से मेरी बेटी का साया मेरे सामने आना शुरू हुआ है तब से ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है, और मुझे भी अब ऐसी ही कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। वकील कन्विंस ही नहीं हुआ। उसने कहा ठीक है आप मत हो, मेरी बेटी ने मुझे आकर यही कहा था। आप एक काम तो कर सकते हैं, आप डॉक्टर नैप से ये तो पूछ सकते हैं कि उसकी मौत की वजह क्या थी, क्या उसने सही तरीके से उसको एग्जामिन किया था। दिल रखने के लिए वकील ने कहा ठीक है चलो हम दोनों डॉक्टर नैप के पास चलते हैं। ये दोनों अब फिर डॉक्टर नैप के पास गए। फिर वहाँ पर 23 जनवरी 1897 को जो डेथ हुई थी जोना की, तब उन्हीं को ही बुलाया गया था और उन्होंने ही जोना के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया था। अब दोनों ये डॉक्टर नैप के पास पहुंचे। वकील ने डॉक्टर नैप को कहा कि डॉक्टर नैप आपसे कुछ सवाल वगैरह करने हैं। अभी उन्होंने कुछ कहानी वगैरह नहीं बताई, बेटी आई, साया बनकर माँ से बात की। उन्होंने सिंपल पूछा कि डॉक्टर नैप हमें वो रिकॉर्ड्स देखने हैं जिसमें आपने जोना के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया था कि उसकी एक्सीडेंटली मौत हुई है, और आपने उसके डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करने से पहले क्या चीज पाई थी कि उसकी मौत कैसी हुई है। डॉक्टर साहब ने वो फाइल निकाली, देखी, फिर वो चौंके, फिर वो सामने से कहते हैं कि मैं सच बताऊं, जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा वो गिरी हुई थी, उसके हस्बैंड उसके आसपास ही थे। मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि वो सीढ़ियों से गिर गई, 7 महीने की वो प्रेग्नेंट थी, मुझे लगा उसके सर पर चोट आई और उसकी डेथ हो गई। मैंने ईमानदारी से सिर्फ बस उसकी नर्व्स देखी और कुछ भी नहीं, और जब नर्व्स देखकर जैसे ही मैंने कहा शी इज नो मोर, वो जिंदा नहीं है, तो उसका पति पागल हो होकर उसके गले लग लग कर रोने लगा, और वो उससे इस तरह से लिपटा हुआ था कि मैंने उसकी पूरी बॉडी को एग्जामिन ही नहीं किया था कि उसकी बॉडी पर कोई और चोट के निशान है या नहीं, जो कि मेरी बात सुनकर ही वो बेतहाशा रोने लगा था, और मैं यहाँ बहुत इमोशनल हो चुका था। और फिर उसने जो बताया कि वो सीढ़ियों से गिरी थी, उसकी डेथ हो चुकी है, तो मैंने कायदे से जो मुझे करना था वो मैंने नहीं किया, एक डॉक्टर का फर्ज मैं नहीं निभा पाया। डॉक्टर नैप ने पूछा आप ये सब क्यों पूछ रहे हो। तब प्रोसिक्यूटर ने डॉक्टर नैप को ये कहानी बताई कि उसकी मदर है मैरी, और 1 हफ्ते से इनकी बेटी साय की तरह इनके सपने में आ रही है, और वो कह रही है कि मेरे कातिल को सजा दिलवाओ। मैं सीढ़ियों से गिरकर नहीं मरी, बल्कि मुझे गला घोंटकर मारा गया है, और मेरे गले की हड्डी टूटी हुई थी। तो वो बार बार कह रही है कि मेरी गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, जिसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पाई, और ये कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही पति ने किया है। और जब डॉक्टर नैप ने ये सुना वो भी चौंक चुके थे। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई भी ऐसे आकर साया आकर कह देगा कि मुझे इंसाफ दिलाओ, मेरा मर्डर हुआ है। फिर डॉक्टर नैप ने उनसे ये सारी बातें कही कि आप
इस सब में बिलीव करते हो कि एक बेटी इसकी माँ के सपने में आई और ऐसे ऐसे सारी बातें बताई। हाँ ठीक है, मैंने ये सारा कुछ कबूल किया कि मैं बॉडी को ढंग से चेकअप नहीं कर पाया, मैं एग्जामिन नहीं कर पाया। जैसे ही मैंने ये बात बोली थी कि आपकी पत्नी मर चुकी है और उसका पति गले लग लग कर उसे चिपक चिपक कर रोने लगा, ये मेरी गलती है। लेकिन आप इसे प्रूफ कैसे करेंगे? कोर्ट में भी अगर आप जाएंगे तो ये प्रूफ कैसे होगा कि ये सच में एक मर्डर था? लाश को तो अब दफनाया जा चुका है। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर लाश को दोबारा निकाल कर उसका पोस्टमार्टम किया जाए तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो अदालत के बिना मुमकिन ही नहीं है, उनकी तो परमिशन चाहिए होगी। तो वो कोर्ट से परमिशन लेते हैं। फिर डॉक्टर ने पूछा कि आप लोग किस बेस पर कोर्ट से परमिशन लेंगे? यही कि एक भूत के आने से भूत ने ये कहा कि ऐसे ऐसे उसके साथ ये हुआ था, उसके गले की हड्डी टूटी और उसका मर्डर उसके पति ने किया है, इसी ने उसका कत्ल किया है। ये तो साबित नहीं होगा। और कोई प्रूफ है आपके पास या नहीं? किसी और ने देखा, कोई मोटिव, इसके पीछे की कहानी, कोई विटनेस? उसके वकील ने फिर कहा कोई विटनेस नहीं है, सिर्फ इनकी माँ है, इनके पास ही इनके ऐसे ऐसे ये साया आता था और ये कहा। फिर भी इन्होंने कहा कि चलो कोर्ट में आप अप्लाई करके देख लो। अब वकील ने कोर्ट में अप्लाई कर दिया कि एक ऐसा केस है जिसकी मौत हुई है, वो कुछ सपने में आती है और ये सारी सच्चाई बताती है। पहले तो कोर्ट ने कहा कि ये क्या बेवकूफी है, ऐसे थोड़ी होता है। माँ सो रही है, सपने में उसकी बेटी का साया आया और वो ऐसे कह रही है कि मेरा मर्डर हुआ था, मेरी एक्सीडेंटली मौत नहीं हुई, ये मर्डर उसके पति ने ही किया है, मेरे गले की हड्डी टूटी हुई है, ये सारी बातें। अब यहाँ पर प्रोसिक्यूटर या फिर वकील ये जो था, अब इनके लिए ये बहुत मुश्किल हो चुका था। उन्होंने साथ में एक पैरा और जोड़ दिया। उन्होंने कहा ये सस्पिशियस जो भी कुछ है, ये डॉक्टर ने खुद बयान दिया कि मैंने पूरा बॉडी को एग्जामिन ही नहीं किया था। कॉज ऑफ डेथ, जो इसका मर्डर, जो भी इसकी डेथ हुई थी, जिस तरीके भी हुई थी, ये पूरी तरीके से जानते ही नहीं थे कि हुआ कैसे है। इसीलिए जैसे ही उन्होंने इसे डेड डिक्लेयर किया तो उसका पति गले लग लग कर रोने लगा, उसकी डेड बॉडी का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। तो ये हो सकता है कि ये एक बहाना, एक तरीका कि उसके डेड बॉडी पर जो भी निशान वगैरह थे वो उसे छुपा सके। कोर्ट ने डॉक्टर नैप को बुलाया और उन्होंने और उनसे ये सच पूछा गया कि ऐसा सच में हुआ था। डॉक्टर नैप ने बिल्कुल ईमानदारी से कह दिया कि हाँ जी यही सच है, लेकिन मैंने पूरे तरीके से उसकी डेड बॉडी का एग्जामिन नहीं किया था। उसका पति ऐसे गले लग लग कर रो रहा था तो मैंने डेथ सर्टिफिकेट बनाया और उस पर सिग्नेचर कर दिए। तो कोर्ट ने कहा यहाँ पर अब एक डाउट हो चुका है, ठीक है, अब ये डाउट है कि ये मर्डर है या फिर एक्सीडेंटली ये सब कुछ हुआ है, लेकिन हम भूत के बयान पर ये कैसे भरोसा कर लें? अब यहाँ पर एक ये चीज आ चुकी थी, भूत को माने या फिर इन फैक्ट्स को माने। ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, जबकि मेरा मतलब ये है कि जब वहां पर ये वकील, उसकी माँ मैरी और डॉक्टर नैप ये सारी बातें कर रहे थे कोर्ट में जज के सामने, तो ये सारा कुछ बकायदा रिकॉर्ड हो रहा था। तो वकील ने ये कहा कि जज साहब आप एक बार ये भूत वगैरह इन सारी चीजों को हटा दीजिए, लेकिन अगर ये डॉक्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये डेथ सर्टिफिकेट सही है भी या नहीं, इन्हें खुद इसके बारे में नहीं पता, तो और यहाँ ये जो माँ इसकी बता रही है, जो हालात बता रहे हैं, ये भी शायद कुछ ना कुछ सच हो सकता है। हमें इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, आप हमें अलाउ करें। तो इस डाउट और इस शक के आधार पर कम से कम सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर उस डेड बॉडी को निकाल कर उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा तो इसमें क्या बुरा है, हमारा भी शक दूर हो जाएगा। अगर ये एक्सीडेंटली नहीं मर्डर हुआ तो इसका जो कातिल है उसे पकड़ना हमें बहुत जरूरी होगा, नहीं तो ये शख्स दोबारा फिर किसी को मार सकता है। तो इसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन करनी बहुत जरूरी है। कोर्ट ने कहा ठीक है, इसका फैसला करेंगे। और उसके बाद वहां पर कोर्ट में जूरी को बुलाया गया। जो अलग अलग शहर के कोर्ट में लोग बैठते हैं, उनकी एक टीम होती है, तो उन्हें वहां पर बुलाया गया, जूरी को इकट्ठा करके उन्हें ये सारी कहानी डिटेल में बताई कि ऐसे ऐसे एक लड़की की एक्सीडेंटली तरीके से मौत हो चुकी थी जिसका नाम जोना था, और अब वो इस औरत के मैरी, यानी कि ये उस जोना की माँ है, इनके सपने में एक साया आता है, वो खुद को इनकी बेटी जोना बताती है और ये कहती है कि मेरे गले की हड्डी टूटी हुई है, मेरी एक्सीडेंटली मौत नहीं हुई, मेरा मर्डर हुआ था, आप मेरे कातिल को सजा दिलवाइए। और अब यहाँ पर एक और फैक्ट आता है, और जो उसका डेथ सर्टिफिकेट था वो भी एक तरह से इस डॉक्टर को क्लियर नहीं है कि इसकी मौत किस कारण हुई थी। ये सारी बातें वहां जूरी को बताई गई। तो यहाँ पर इनकी मांग ये है कि इस डेड बॉडी को उस कब्र से निकाला जाए और उसका पोस्टमार्टम किया जाए। और फिर जज ने कहा कि जूरी अपना फैसला दे कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। जूरी ने अपना फैसला दिया कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर डाउट है कि डेड बॉडी को बाहर निकाला जाए और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। जज ने भी कह दिया चलो ठीक है, आप लोग ये कर सकते हैं। उसके फैसले के बाद 22 फरवरी 1897 को, यानी कि दफनाने के लगभग 28 दिन के बाद, पूरी टीम वहां पर पहुंची। कब्र से डेड बॉडी को बाहर निकाला गया, उसे मोर्चरी ले
सजाया गया, उसका पोस्टमार्टम किया गया। अब जब तक ये डेड बॉडी निकालना कोर्ट में ये सारा कुछ जो बातें हुई थी, अब ये सारा कुछ न्यूज़पेपर में फैल चुका था। प्रिंट मीडिया बहुत ही तेजी से इस न्यूज को छाप रही थी और साथ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो थी वो भी बहुत ही तेजी से इस स्टोरी को, जो कि एक भूत की और एक ये फैक्ट है, इसे बहुत तेजी से वायरल कर रहे थे। अब सभी जगह पर यहाँ इंतजार हो रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और उसमें क्या नतीजा निकलेगा। यहाँ 3 दिन लगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आने में। उसके बाद जब रिपोर्ट सामने आई, वहाँ एक स्टोरी निकलकर सामने आई। ये स्टोरी ये थी, भूत ने जो अपनी माँ के सामने आकर उन्हें ये सब कुछ कहा था, ये सब कुछ सच था। जो जोना थी उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, उसके गले पर चोट के निशान थे, क्रोचिस के निशान थे, और उन निशानों को अगर वो गर्दन दिख रही होती, मतलब कि उसने नेक गाउन ना पहना होता, तो उसके निशान बहुत आसानी से सामने वाले लोग देख सकते थे। लेकिन उसे नेक तक का गाउन इसीलिए पहनाया गया था ताकि उसके निशान किसी को भी दिखाई ना दे, और उसका पति लगातार डेड बॉडी से दूर ही नहीं हट रहा था और ना ही किसी और को उस डेड बॉडी के पास आने दे रहा था। और यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी यही चीज बयान की जो भी जोना ने अपनी माँ को बताई थी। पोस्टमार्टम होने के बाद ये क्लियर हो चुका था कि जोना की डेथ एक्सीडेंटली नहीं बल्कि मर्डर था। फौरन इस मर्डर का पता चलने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि इस केस पर जल्दी से जांच करो और जो इसका पति है शू, उसे तुरंत अरेस्ट करो। अब यहाँ पर उसे गिरफ्तार किया गया, उससे उसके बाद पूछताछ की गई। थोड़े टाइम के बाद उस शू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसने कहा कि हाँ, उस रात मेरी पत्नी जोना के साथ झगड़ा हुआ था और उसे मेरी 2 पिछली शादियों के बारे में पता चल चुका था। एक बीवी से उसका डाइवोर्स हो चुका था और उसकी दूसरी बीवी शादी के 1 साल बाद रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थी। उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। तब पुलिस वालों ने उसके बयान के बाद कोर्ट में उसका बयान पेश किया और जब ये केस कोर्ट में आया तब 22 जून 1897 को ये ट्रायल शुरू हो चुका था। और इस ट्रायल के बाद दोनों तरफ से ये सारी चीजें रखी गई, जूरी मेंबर्स बैठे हुए थे और जब ये ट्रायल चल रहा था तो ये जो बार-बार जो जूरी मेंबर थे ये लगातार फोकस ये कर रहे थे जोना के भूत पर, यानी कि ये जोना ही थी जिसने इस केस को खोला। वो अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि मेरा मर्डर हुआ है। ये सारी उसने सच्चाई डिटेल में बताई कि मेरा कातिल मेरा पति है और मेरा निशान गले पर जो थे वो इसलिए दिखाई नहीं दिए क्योंकि मुझे नेक गाउन पहनाया गया था। और उसने ये प्रूफ किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए भी प्रूफ हो चुका है कि इसका मर्डर हुआ था। अब जूरी ने तो यहाँ अपना फैसला सुना दिया था। अब यहाँ पर जज की बारी थी। अब जज इस कंफ्यूजन में था कि इसका जो भी चश्मदीद गवाह है वो तो एक भूत है और एक भूत ने ही अपना मर्डर सॉल्व किया है। अब यहाँ पर पूरे कानून की किताब में कभी भी ये लिखा नहीं है कि इन चीजों के आधार पर ही कोई फैसला सुनाया जा सके। जो चीज दिखाई नहीं देती, जो सुनाई नहीं देती, उसका बयान क्या, उसकी गवाही, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पर जज था वो एक तरफ हो चुका था और जूरी मेंबर एक तरफ हो चुके थे। उसके बाद यहाँ बीच का एक रास्ता निकाला गया। जज ने कहा कि यहाँ पर कानून की मर्यादा को सामने रखते हुए मैं अपने फैसले में घोस्ट शब्द का कभी इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। ये एक फैक्ट है कि जोना की आत्मा का ये जो भूत है उसने ये आकर ये सुलझाया है, ये सच है। और 1 महीने बाद डेड बॉडी को बाहर निकाला गया था तो सिर्फ उसी की वजह से, और गवाही भी उसी की मानी गई। लेकिन गवाही कैसे मानी जाएगी? गवाही मानी भी गई और कैसे मानी गई ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया था। तो उसके बाद यहाँ पर जोना की माँ मैरी को कोर्ट में बुलाया गया। मैरी को कोर्ट में बुलाने के बाद उससे भी सारा कुछ पूछा क्योंकि वो भी एक गवाह बन चुकी थी, क्योंकि उसकी बेटी की आत्मा ने ही उसे ये सब कुछ बताया था। जब उसने अपनी गवाही दी तो वहाँ पर एक बार दोबारा बखेड़ा शुरू हो चुका था। जो आसपास के वकील थे उन्होंने एक तरह से मैरी को पागल तरह की, पागल है, बेवकूफ है, इसे बहुत बुरे तरीके से ट्रोल करने की कोशिश की थी। एक तरह का उसे पागल करार कर ही दिया था। लेकिन यहाँ पर जो मैरी का वकील था उसने ये भी प्रूफ कर दिया कि ये पागल है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद जोना की माँ मैरी ने हर एक चीज डिटेल में, शुरू के पॉइंट से लेकर एंड के पॉइंट तक हर एक चीज बताई कि पहली रात जब वो अपने बेड पर सोने के लिए गई तब उसके साथ क्या हुआ। उसे एक साए की आवाज आई, फिर वो दूसरे कमरे में चली गई। दूसरी रात भी उसे साए की आवाज आई लेकिन साया दिखाई नहीं दिया। तीसरी रात भी उस साए ने माँ माँ करके आवाजें लगाई कि मैं आपकी बेटी हूँ। उसे तब भी विश्वास नहीं हुआ। ऐसे ही करते करते लगातार जब 10 दिन तक उसके साथ ये सब कुछ हुआ तब उसके सामने रियलिटी में साया आया। मैरी ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा कि माँ मैं आपकी बेटी ही हूँ, मेरा मर्डर हुआ है, मैं एक्सीडेंटली, मेरी डेथ नहीं हुई है। तब उसने मैरी ने फिर पूछा कैसे, तब उसने कोर्ट में सारी चीजें बताई कि कैसे इस साए ने 60 डिग्री पूरी एंगल से उसने अपनी गर्दन घुमाई और अपने निशान दिखाए। उसने कहा कि मेरी गले की हड्डी ऐसे ऐसे टूटी हुई है, आप मेरी डेड बॉडी निकलवाइए, पोस्टमार्टम कराइए, आपको कातिल जरूर मिलेगा, मेरा कातिल कोई और नहीं बल्कि मेरा पति है। ये सारी चीजें उसने तुरंत डिटेल में ये चीजें बताई थी।
और आखिरकार मैरी के इस बयान और जोना की जो उस बताने का तरीका था, जो उसका मर्डर हुआ था, उस पर अदालत ने 11 जुलाई 1897 को अपनी वाइफ जोना के कत्ल का मुजरिम ठहराया और उसे सजा दी गई। सजा ये थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जी हाँ, उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई। उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। जेल में बहुत सारे कैदी बंद थे और जब उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे इसने अपनी पत्नी को मारा है और उसकी पत्नी ने ही आकर उसका केस सुलझाया है, तो वहां पर जो और कैदी थे उन्होंने इस इरास्मस को मारने की कोशिश की थी ताकि वो भूत इन लोगों के साथ कुछ ना करे और वो भूत आराम से चला जाए। इन कैदियों की जो प्लानिंग थी वो इरास्मस को जान से मारने की प्लानिंग थी, लेकिन उन्हीं में से एक कैदी तुरंत पुलिस वालों के पास गया। उसने ये सारी प्लानिंग पुलिस वालों को बताई और उस इरास्मस को दूसरे सेल में भेज दिया गया और यहाँ इरास्मस की जान बच चुकी थी। अब यहाँ पर उसे 1897 में उसे उम्र कैद की सजा दी गई थी, लेकिन वो यहाँ पर 3 साल तक जिंदा रहा और ठीक 13 मार्च 1900 में उसकी मौत हो चुकी थी। यही सामने आया कि वो उसकी कोई बीमारी वगैरह चल रही थी, उसी कारण उसकी मौत हुई थी। तो ये थी पूरी कहानी जोना हिस्टरशू की। आप बताइए, क्या आप लोगों ने पहले कभी इस स्टोरी को सुना था या फिर नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट केपी ओपन डीके ड्रामा एनिमी को। कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।